मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह है कल्पना सिद्धांत। कालरिज ने कल्पना की विस्तृत विवेचना की है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कालरिज का एक महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। वे अंग्रेजी के श्रेष्ठ आलोचक माने गए हैं। इनके अनुसार कवि को भौतिक तथा आध्यात्मिक तथ्यों का ज्ञान होना अनिवार्य है। इनका संबंध उनकी कला से होता है, इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि कवि का संबंध उसकी कला से होता है, उसके सृजनात्मक कार्य से होता है, जिससे वह पाठकों में रुचि उत्पन्न कर सके। एक कवि में विवेक बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सहज बोध होना चाहिए, जिससे वह सृजनात्मक शक्ति की सहजता से अपनी काव्य रचना कर सके। इस प्रकार कालरिज के कारण सृजन के सिद्धांतों पर अधिक जोर दिया है। वह जिस रूप में कविता मौजूद है उसका विश्लेषण न करते हुए सृजनात्मक शक्ति का विश्लेषण करने के पक्ष में है। उनके अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसका प्रयोग कलाकार अपने सर्वोत्तम भावनात्मक क्षणों में करता है, अर्थात जिस शक्ति के कारण कविता आकर्षित करती है वह शक्ति ही कल्पना है। कालरिज के आलोचना के संबंध में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है और कहा है कि आलोचना का उद्देश्य लेखक के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। इस चीज़ पर वो अधिक जोर देते हैं कि सिद्धांतों का प्रतिपादन करना अधिक होना चाहिए, जबकि उनकी कृतियों पर निर्णय देने के लिए नियम बनाना कम होना चाहिए। कालरिज अपनी सृजनात्मक कार्यों का श्रेय कल्पना को ही देते हैं। कल्पना की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि संसार में दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं, जो या तो एक दूसरे के संबंध में क्रियाशील होती हैं या फिर निष्क्रिय होती हैं। दर्शन भाषा में इस मध्यस्थ शक्ति को कल्पना कहा गया है। कल्पना वह शक्ति है जो बाह्य जगत और अंतर जगत का सफल संयोजन करती है। इसके साथ साथ प्रतिबोधन तथा अवबोधन के अंतर को भी मिटाती है, जिसे कि बुद्धि के सहारे नहीं मिटाया जा सकता। कालरिज ने कल्पना के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इन्हें दो वर्गों में बांटा है। पहला है प्राथमिक कल्पना और दूसरा है विशिष्ट कल्पना। अब हम प्राथमिक कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक कल्पना मानवीय ज्ञान का मूल होने के कारण वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान करवाती है। इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य को जो भी कुछ बोध होता है, जैसे कि आँखों से अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें उसके आकार का बोध होता है। अगर हम हाथों से किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमें उसकी कोमल या कठोरता का अनुभव होता है। इसी प्रकार इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य जो कुछ भी बोध होता है उसे यही शक्ति व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। अर्थात जो प्राथमिक कल्पना है वो खाली एक व्यवस्था देने का, व्यवस्थित रूप प्रदान करने का ही कार्य करती है। इंद्रिय बोध को व्यवस्था देकर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने वाली इस शक्ति को कालरिज ने प्राथमिक कल्पना की संज्ञा प्रदान की है। अब अगला है विशिष्ट कल्पना। विशिष्ट कल्पना प्राथमिक कल्पना का सहज मानवीय प्रयोग है। वैसे तो दोनों कल्पनाओं में कोई मौलिक अंतर नहीं है, इसमें केवल स्तर का अंतर होता है। विशिष्ट कल्पना में इच्छा की सजगता से कार्य किया जाता है, अर्थात जो हमारी इच्छा होती है उसके अनुसार कार्य होता है इसमें। अतः कहा जा सकता है कि विशिष्ट कल्पना प्राथमिक कल्पना का ही विकसित रूप है, जिसका प्रयोग स्वेच्छा से किया जाता है। विशिष्ट कल्पना में आत्मा शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, संकल्प शक्ति आदि सभी प्रकार की शक्तियाँ समाहित होती हैं। कल्पना के साथ ही एक अन्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है फैंसी, जिसका कि अर्थ है हल्की कल्पना। लेकिन इन दोनों में कोई भेद नहीं है, इन्हें केवल पर्यायवाची माना जाता है।
अंतर केवल इतना है कि कल्पना शब्द का उद्गम लैटिन भाषा से हुआ था और फैंसी शब्द का ग्रीक भाषा से हुआ था। लेकिन कालरिक ने इन पर्यायवाची शब्दों का विरोध किया है। वो नहीं मानते कि ये दोनों ही शब्द पर्यायवाची हैं, उन्होंने विरोध किया है। उनके अनुसार फैंसी केवल संकलन और संयोजन करने वाली ही शक्ति है। फैंसी का संबंध केवल मस्तिष्क से होता है, जबकि कल्पना का संबंध आत्मा से होता है। यही कारण है कि उन्होंने इन दोनों का विरोध किया है कि ये दोनों पर्यायवाची नहीं हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।